हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मनोज शर्मा आज आप लोगों को करवाने वाला हूं क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द राइज इन नेशनलिज्म इन यूरोप। यहां पर हम लोग इस चैप्टर का आज पार्ट 3 करने वाले और पार्ट 3 का नाम है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस पार्ट में हम बात करेंगे यूरोप में नेशनलिज्म की मेकिंग के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। ये टॉपिक मिड 18th सेंचुरी से स्टार्ट होता है, मतलब 1750 के आसपास से शुरू होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो पिछले पार्ट में ये कहा था कि हम अगले पार्ट में 1815 की आगे की बात करेंगे। तो देखो बात ऐसी है, जब नेपोलियन ने 1799 से 1815 तक राज किया तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि उस टाइम यूरोप में सोसाइटी का डिवीजन कैसा था। इसलिए पहले इसे समझ लेते हैं, इसके बाद हम 1815 के आगे की बात करेंगे। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं। टिल द मिड 18th सेंचुरी देयर वाज नो नेशन स्टेट्स इन यूरोप। मिड 18th सेंचुरी यानी कि 1750 में यूरोप में कोई नेशन स्टेट नहीं था। नेशन स्टेट मतलब यूरोप में ऐसा कुछ नहीं था जहां लोग आपस में कॉमन लैंग्वेज, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन कल्चर ये सब शेयर करते हों। अब सवाल ये आता है कि आखिर मिड 18th सेंचुरी में यूरोप में कोई नेशन स्टेट क्यों नहीं था। तो इसका जवाब ये है कि उस टाइम डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी, मतलब लोगों का अलग अलग चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था। एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसका। हैब्सबर्ग एक ऑस्ट्रिया हंगरी का एक एम्पायर था। वहां पर 3 लैंग्वेज चल रही थी, फ्रेंच भी, ठीक है ना, इटालियन भी और जर्मन भी। मतलब अगर कोई नेशन स्टेट बनाने के बारे में सोचे तो सोचे भी कैसे। कॉमन लैंग्वेज जैसा तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। चलिए अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं यूरोप में सोसाइटी के बारे में और देखते हैं कि उस टाइम यूरोप की सोसाइटी का डिवीजन कैसा था। उस टाइम यूरोप की सोसाइटी पहले 2 डिवीजन में बटी हुई थी जो आगे जाकर 3 डिवीजन में हो गई। बात करते हैं कि वो डिवीजन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आता है आप लोगों का डिवीजन, इसे हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी यानी कि अभिजात वर्ग। ठीक है, समझते हैं कि एरिस्टोक्रेसी में क्या होता है। इसके अंदर वो लोग आते थे जो बहुत ही ज्यादा रिच होते थे, मतलब ज्यादा ही शानो शौकत में रहने वाले लोग। इनके बारे में कुछ और पॉइंट्स भी हैं, वो भी देख लेते हैं हम। पॉइंट नंबर 1, लैंड ओइंग क्लास, मतलब जितनी भी जमीन वगैरह होती थी वो इन्हीं लोगों के पास होती थी। स्पीक्स फ्रेंच लैंग्वेज, ये लोग, यानी कि ये सेकंड पॉइंट है आपका, स्पीक्स फ्रेंच लैंग्वेज। ये लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोला करते थे क्योंकि ऐसा माना जाता था कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो रईसों यानी कि अमीरों की लैंग्वेज मानी जाती थी, यानी कि इस लैंग्वेज को बोलना अमीर लोग अपनी शान समझते थे। थर्ड पॉइंट है लेस पॉपुलेशन। इन अमीर लोगों की संख्या जो थी वो काफी कम रहती थी, मतलब ये लोग बड़ी संख्या में नहीं थे। फोर्थ पॉइंट है डोमिनेटिंग। ये लोग दूसरे लोगों को डोमिनेट करते थे, मतलब उनसे अपना काम करवाने के लिए मजबूर करना, उन्हें परेशान करना, दबाव डालना। तो ये सब होता है क्या, अपनी पावर दिखाना, ठीक है ना, डोमिनेट करते थे, ठीक है ना। 5वां पॉइंट आता है आप लोगों का ऑल राइट्स। सारे के सारे अधिकार जो हैं वो इन्हीं लोगों यानी कि अमीर लोगों को ही मिले हुए थे, ठीक है। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं हमने देखे, ये किसके अंदर आ गए, एरिस्टोक्रेसी, ठीक है ना। अब एरिस्टोक्रेसी का मतलब समझ लेने के बाद अब हम आगे चलते हैं और सोसाइटी के दूसरे डिवीजन में अगर हम देखें, अगर दूसरे डिवीजन में क्या आता है, तो सोसाइटी के दूसरे डिवीजन में जो आते थे वो थे कौन, पीजेंट्री यानी कि किसान या मजदूर लोग। इसमें क्या होता था, मोर पॉपुलेशन। पॉइंट 1 आता है इसका क्या, मोर पॉपुलेशन, यानी कि इनकी पॉपुलेशन ज्यादा हुआ करती थी, यानी कि किसान जो है वो ज्यादा संख्या में होते थे। पॉइंट नंबर 2, लैंडलेस एंड टेनेंट्स। इन लोगों के पास जमीन वगैरह नहीं होती थी, यानी कि ये लोग अमीर लोगों की जमीनों पर काम करते थे और किराए पर रहते थे। नो राइट्स,
और इन लोगों के पास कोई अधिकार वगैरह नहीं होते थे। बेचारे गरीब होते थे ना, क्योंकि अनपढ़ गरीब वगैरह, तो इनके पास कोई विशेष अधिकार नहीं थे। अब आगे चलते हम और देखते हैं थर्ड डिवीजन। अब क्या हुआ, वहां धीरे धीरे ग्रोथ होने लगी। कहां? इंडस्ट्रियल सेक्टर में। और समय के साथ साथ डेवलपमेंट भी देखने को मिल रहा था। इन सारी चीजों की वजह से एक क्लास का डेवलपमेंट हुआ जिसका नाम था द न्यू मिडिल क्लास। यही सोसाइटी में थर्ड डिवीजन माना गया, यानी कि द न्यू मिडिल क्लास को ही सोसाइटी का कौन सा डिवीजन नाम दे दिया गया इसे? थर्ड डिवीजन। और यही सबसे बड़ा फैक्टर भी बना किसका? नेशन स्टेट लाने के पीछे। यानी कि यही सबसे बड़ा फैक्टर बन गया था किस चीज का? नेशन स्टेट लाने के पीछे। मतलब पहले एरिस्टोक्रेसी के अंदर लोग अपनी चलाते थे और अपने राइट्स का यूज करते थे। वहीं दूसरी ओर पीजेंट्री में किसान भाई कुछ बोल ही नहीं पाते थे, क्योंकि बेचारे गरीब और अनपढ़ होते थे। तो अब ये जो थर्ड डिवीजन है जिसका नाम द न्यू मिडिल क्लास है, इसमें कौन लोग आते हैं? और चलिए देखते हैं, ठीक है ना। अगर हम ये जाने कि भाई इस मिडिल क्लास में कौन कौन से लोग आते हैं, तो ये भी तो जानना हमारे लिए जरूरी है। तो देख लेते हैं कि इस मिडिल क्लास में कौन कौन से लोग आते हैं। इसमें एजुकेटेड पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलिस्ट, डॉक्टर्स, टीचर्स, ये सब आते हैं। मतलब सारे पढ़े लिखे लोग, ठीक है, सारे पढ़े लिखे लोग। इन लोगों ने दो आइडिया सोचे, यानी कि इन लोगों ने दो आइडिया सोचे। कौन कौन से? पहला ये कि भाई अपना एक नेशन स्टेट होना चाहिए जिसमें कॉमन लैंग्वेज हो, कॉमन कल्चर हो, कॉमन हिस्ट्री हो और कॉमन ट्रेडिशन हो। ये इन लोगों की सोच है, इन लोगों का एक आइडिया है। और दूसरा इनके माइंड में क्या आइडिया आया? दूसरा उनके माइंड में जो आइडिया था वो ये था लिबरल नेशनलिज्म। अब बात करते हैं हम कि आखिर ये लिबरल नेशनलिज्म क्या है, ठीक है ना। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, हम लोग देख लेते हैं कि वो पॉइंट्स में क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इंडिविजुअल फ्रीडम। यानी कि हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर बात आती है किसकी? फ्रीडम की। वो भी कौन से फ्रीडम की? इंडिविजुअल फ्रीडम। इन लोगों की चाहत थी कि हर व्यक्ति आजाद रहे, मतलब किसी तरह की गुलामी ना हो, लोग आजाद रहकर काम करे, घूमे फिरे, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये लोग चाहते थे कि कानून की नजर में सब बराबर होने चाहिए, चाहे अमीर हो या गरीब, ठीक है ना। ये पॉइंट नंबर कौन सा था? 2। थर्ड पॉइंट है एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी रूल। ऑटोक्रेसी मतलब जो एक आदमी के पास पावर होती थी, यानी कि एक ही आदमी के पास पावर का कंट्रोल होता था, ये सब खत्म होना चाहिए कि भाई एक व्यक्ति के पास ऐसी कोई पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट आता है आप लोगों का एंड ऑफ क्लेरिकल प्रिविलेजेस, यानी कि जो अमीर लोगों को बेनिफिट्स मिले हुए थे ये सब भी खत्म होने चाहिए। ये किन लोगों की सोच है? ये मिडिल क्लास वाले लोगों की सोच है, मतलब जो पढ़े लिखे हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट आता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। इन लोगों की ये भी चाहत थी कि अपना एक संविधान हो और सरकार लोगों के वोट द्वारा ही बने, जिन्हें लोग बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। जैसा कि हम आज की डेट में देखते हैं कि लोगों के वोट के द्वारा ही सरकार बनती है, लोग वोट करते हैं और सरकार बनती है। तो ऐसा ही कुछ सिस्टम लाया जाए, ठीक है ना। तो यहां हमने मिडिल क्लास के दो आइडियाज देख लिए, 2 आइडियाज ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास। पहला नेशन स्टेट लाने का और दूसरा लिबरल नेशनलिज्म, ठीक है ना। लेकिन तब भी 2 प्रॉब्लम्स अब भी देखने को मिल रही थी, ठीक है। पहली, ओनली मैन ऑफ एज 21 ईयर्स और मोर वर अलाउड टू वोट, यानी कि जिन पुरुषों की एज 21 या 21 से ज्यादा है, ठीक है ना, यानी कि उम्र 21 वर्ष या 21 से ज्यादा है, सिर्फ उन्हीं को राइट था
क्या करने का? वोट देने का। इसका मतलब महिलाओं को तो भूल ही जाओ, उनके पास ये राइट नहीं था। सिर्फ वोट डालने का अधिकार किसको मिला हुआ था? पुरुषों को, यानी कि जो जेंट्स होते थे, ठीक है ना। वो भी कौन सी एज वाले? जो 21 या 21 से ज्यादा है, यानी कि जिनकी एज 21 साल या 21 साल से क्या है? अधिक है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2, ये मैं प्रॉब्लम बता रहा हूं आप लोगों को। किसकी? 2 प्रॉब्लम ये लोग जो फेस कर रहे थे। कौन लोग? मिडिल क्लास वाले, ठीक है ना। स्टेट टू स्टेट ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, इसमें क्या होता था कि स्टेट टू स्टेट ट्रेड करने में काफी रेस्ट्रिक्शंस होती थी, मतलब गुड्स को बेचने में काफी रेस्ट्रिक्शंस आती थी। तो क्या हुआ? 1834 में 1834 में एक कस्टम यूनियन फॉर्म्ड हुआ, यानी कि एक कस्टम यूनियन बनाई गई, ठीक है ना, जिसका नाम था क्या? ज़ोलवेरिन। अब ज़ोलवेरिन में क्या होता था? अब आप इसको समझो। इसको स्टार्ट किसने किया था? और इसको स्टार्ट प्रशिया ने किया था। यानी कि इसको अगर हम बात करें कि स्टार्ट किसने किया था, तो इसको स्टार्ट किसने किया? इसको स्टार्ट प्रशिया ने किया था। बाद में इसमें जर्मन स्टेट्स भी शामिल हो गए थे। अब इसने काम क्या क्या किया था वो देख लेते हैं हम। तो देखो, एक कस्टम यूनियन तो बन गई। अब बात आती है कि इसने काम क्या क्या किया, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 आ जाता है आप लोगों का क्या? एबोलिश्ड ट्रेड बैरियर्स, यानी कि जो स्टेट टू स्टेट ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस थे वो क्या कर दिए गए? खत्म कर दिए गए। यानी कि स्टेट टू स्टेट गुड्स ट्रेड करने पर जो हमें टैक्स या ड्यूटी देनी पड़ती थी वो सब क्या कर दी गई? खत्म कर दिया गया। यानी कि उस ड्यूटी को खत्म कर दिया गया, टैक्स को हटा दिया गया, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2, रिड्यूस नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 to 2। पहले जो है 30 करेंसी चला करती थी। अब 30 करेंसीज को हटाकर रिड्यूस करके उसको कितना कर दिया गया? 2 कर दिया गया। यानी कि अब सिर्फ 2 करेंसी रहेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो ये तो आपके हो गए 2 पॉइंट्स, ठीक है ना, जो कस्टम यूनियन में निकाले गए और उसकी जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया गया। कौन सी प्रॉब्लम? जो मिडिल क्लास वाले लोग फेस कर रहे थे। कौन सी? एक तो वो वोट वाली थी, वोट वाली तो खैर हुई नहीं, लेकिन स्टेट टू स्टेट जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस थी वो प्रॉब्लम सॉल्व की गई, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं अब हम बात करते हैं वापस नेपोलियन की, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने बात कर ली अच्छे से, यूरोप की सोसाइटी के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया, ठीक है ना। अब हम वापस आते हैं जहां पे हमारी कहानी खत्म हुई थी। कहां पर? पार्ट नंबर 2 इस चैप्टर का जो था, ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं वापस नेपोलियन की, तो ये बात हमें पता है कि नेपोलियन ने 1799 यानी कि 1799 से 1815 तक राज किया था। तो ऐसा क्या हुआ कि 1815 में यानी कि 1815 में नेपोलियन हार गया, उसका रूल खत्म हो गया। चलिए समझते हैं इस चीज को, यानी कि इस बात को कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तो क्या हुआ 1815 में जब नेपोलियन रिलैक्स कर रहा था आराम से, तो 4 लोग आए सामने से। कौन कौन? ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया एंड ब्रिटेन। इन सब ने मिलकर नेपोलियन पर अटैक कर दिया और उसे मारकर नेपोलियन के राज को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। यानी कि नेपोलियन को मार दिया और उसके राज को खत्म कर दिया। इसी को हम प्यार से बैटल ऑफ वाटरलू कहते हैं, ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं? बैटल ऑफ वाटरलू। अब इसके बाद क्या हुआ? अब इसके बाद एक नई टर्म आई जिसका नाम है कंजर्वेटिज्म। अब हम इसको भी समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या है, इसके अंदर क्या है। इसके अंदर क्या था? बेसिकली ये 4 लोग जो थे, कौन कौन? ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रशिया एंड ब्रिटेन। इन लोगों ने क्या किया? नेपोलियन जो सिविल कोड लेकर आया था ना, आपने पिछले पार्ट में देखा होगा, उसमें जो भी कुछ था सब कुछ खत्म कर दिया। इन लोगों ने क्या किया? मोनार्की सिस्टम वापस लेकर आ गए, ठीक है ना। चर्च में लोगों को जो पावर मिली हुई थी उसे भी वापस लेकर आ गए। फिर से ऑटोक्रेसी वापस लेकर आ गए, यानी कि जो एक जिसमें एक व्यक्ति के पास पावर होती थी, इस सिस्टम को भी वो लोग क्या करके आ गए? वापस लेकर आ गए।
नो क्रिटिसिज्म, ये लोग क्रिटिसिज्म नहीं झेलेंगे, मतलब ये आलोचनाएं बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई अगर इनकी बुराई करेगा तो ये नहीं झेल पाएंगे, ठीक है ना, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे सेंसरशिप, ये लोग सेंसरशिप लेकर आ गए, मतलब अगर कोई भी इनके खिलाफ कुछ भी बोलेगा तो उसे मार दिया जाएगा, ठीक है ना, ये इस टाइप की क्या लेकर आ गए, सेंसरशिप लेकर आ गए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो ये 4 लोग लेकर आए, कौन कौन, ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रशिया एंड ब्रिटेन। अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो ये जो 4 लोग थे, कौन कौन, ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रशिया एंड ब्रिटेन, इन चारों ने मिलकर सोचा कि अब लड़ाई तो हम जीत गए नेपोलियन को हराकर, तो अब हम क्या करते हैं, हम साइन करते हैं क्या, ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ वियना, जो कि 1815 में इन्होंने साइन किया। चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर ट्रीटी ऑफ वियना में क्या क्या था। पॉइंट नंबर 1, बॉर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड इन फ्रांस, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जो बॉर्बन डायनेस्टी को खत्म कर दिया गया था, उसे वापस फिर से फ्रांस में क्या कर दिया गया, एस्टैब्लिश कर दिया गया, यानी कि वापस लाया गया, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2, स्टेट्स वो सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर, फ्रेंच की बाउंड्रीज पर स्टेट्स सेट किए गए ताकि फ्यूचर में फ्रेंच का एक्सपेंशन ना हो सके, यानी कि कितने चालाक थे ये लोग, ठीक है ना, कि बाउंड्रीज पहले ही इन्होंने सेट कर दी वहाँ पे, ठीक है ना, स्टेट सेट कर दिए ताकि फ्यूचर में फ्रेंच का क्या ना हो, एक्सपेंशन ना हो, ठीक है। आपको पता है ये जो 4 लोग थे, कौन कौन, ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रशिया एंड ब्रिटेन। अब इसमें से ब्रिटेन को छोड़ो आप, और बाकी जो 3 लोग थे, कौन कौन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, इन तीनों को कुछ ना कुछ मिला है, और क्या मिला है वो देखते हैं हम। देखो पॉइंट नंबर 3 है ये आपका, प्रशिया गॉट सम इंपॉर्टेंट टेरिटरीज, प्रशिया को जो है न्यू टेरिटरीज मिली, कहां पर, वेस्टर्न बाउंड्रीज पर, वेस्टर्न बाउंड्रीज पर इसे क्या मिल गई, नई टेरिटरीज मिल गई। पॉइंट नंबर 4, ऑस्ट्रिया गॉट कंट्रोल ओवर नॉर्थ इटली, ऑस्ट्रिया को क्या मिला, ऑस्ट्रिया को नॉर्थ इटली का कंट्रोल मिल गया, कि भाई अब तुझे नॉर्थ इटली को क्या करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है ना। ये किसके अंदर चल रही है बातें, ये सारी ये चल रही है किसके अंदर, ट्रीटी ऑफ वियना, यानी कि जो इन्होंने मिलकर साइन किया है ना, तो ये उसके अंदर पॉइंट्स हैं ये सारे, ठीक है, कि उसमें ये मेंशन कर रहे हैं कि भाई तुझे ये मिलेगा, तुझे ये मिलेगा, तो उस पॉइंट ये लिखा हुआ है, किसके अंदर लिखा हुआ है, ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर लिखा हुआ है ये, ठीक है ना। तो हमने देखा कि ऑस्ट्रिया को ये मिल गया, ठीक है ना, और उसके बाद रशिया को क्या मिला, पॉइंट नंबर 5, रशिया गॉट पोलैंड, रशिया को क्या मिला, यहां पर रशिया को पोलैंड मिल गया, ठीक है ना। कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स विच हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड, यानी कि नेपोलियन के जो 39 संगठन स्टेट्स थे, उन्होंने उनको टच भी नहीं किया, यानी कि जो 4 लोग थे इन्होंने टच भी नहीं किया और उसको वैसे का वैसा ही रहने दिया, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, एक बार हम फिर से देख लेते हैं ट्रीटी ऑफ वियना में क्या था। फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या देखा कि जो शासन था वही फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, ठीक है ना, बॉर्बन फैमिली वाली, यानी कि बॉर्बन डायनेस्टी जो थी उसको जो खत्म कर दिया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर, उसको वापस लाया गया, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट में हमने देखा कि स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रेंच टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर, यानी कि एक बाउंड्रीज बना दी गई, वहाँ पर स्टेट्स बना दिए गए ताकि फ्रेंच का एक्सपेंशन फ्यूचर में ना हो,
ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा कि रशिया को क्या मिल गया, इंपॉर्टेंट टेरिटरीज मिल गई। कहाँ पर मिल गई, वेस्टर्न बाउंड्रीज पर मिल गई। ऑस्ट्रिया को क्या मिला, कंट्रोल मिल गया, किसका, नॉर्थ इटली का, ठीक है ना। रशिया को क्या मिल गया, पोलैंड मिल गया। तो ये सारे पॉइंट्स हमने देखे, ये 6 के 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं किसके अंदर, ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर लिखे हुए थे, जो इन लोगों ने मिलकर क्या करे, साइन करे थे, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है, ठीक है ना। तो ये था आप लोगों को वैसे पूरा क्या, ट्रीटी ऑफ वियना, जो कि 1815 में साइन किया गया था, यानी कि साइन हुआ था कब, 1815 में, ठीक है। अब कंजर्वेटिज्म से बहुत लोग खुश नहीं थे, यानी कि जो कॉन्सेप्ट था ना किसका, कंजर्वेटिज्म का, यहां पे बहुत लोग इससे खुश नहीं थे। तो हुआ क्या, रेवोल्यूशनरीज का एक नया ग्रुप उभर कर आया, यानी कि रेवोल्यूशनरीज का एक नया ग्रुप उभर कर आया। रेवोल्यूशनरीज क्या करते थे ये देखते हैं। सीक्रेट सोसाइटी, ये इन लोगों ने एक सीक्रेट सोसाइटी बनानी शुरू की, और इन लोगों का जो मेन एम थे वो ये थे, स्प्रेड आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म। इन लोगों ने नेशनलिज्म के आइडिया को स्प्रेड करना शुरू कर दिया। मतलब ये उनकी चाहत थी कि वो हर जगह देश के प्रति जो प्रेम और निष्ठा की भावना है उसे हर जगह क्या करे, फैलाए, ठीक है ना। ये हम किन की बात कर रहे हैं वैसे, जो लोग खुश नहीं थे ना वहाँ पे उस टाइम पे, किससे, कंजर्वेटिज्म से। तो वहाँ पर कुछ नए लोग उभर कर आए, कौन से, जिन्हें नाम दिया गया क्या, रेवोल्यूशनरीज। और इनका काम क्या था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम, और इसके मेन हम एम्स देख रहे हैं अभी। तो आगे देखते हैं आगे क्या होता है, अपोज्ड मोनार्की, यानी कि इन लोगों ने अपोस्ट करना शुरू कर दिया, किसको, मोनार्की को। इन लोगों ने राजा महाराजा का जो शासन होता था ना उसका विरोध करना शुरू किया, अपोज्ड, ठीक है ना, विरोध करना। थर्ड पॉइंट, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी रूल। ये लोग जो ऑटोक्रेसी रूल होता था उसको खत्म करना चाहते थे, यानी कि उसे हटाना चाहते थे, यानी कि जो एक ही व्यक्ति के पास पावर जो होती थी, ऐसे सिस्टम को खत्म किया जाए, ठीक है ना। ये उन लोगों की क्या थी, चाहत थी, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट आता है आप लोगों का कौन सा, फ्रीडम का। वो भी कौन सी फ्रीडम, इंडिविजुअल फ्रीडम। ये लोग ये भी चाहते थे कि एक इंडिविजुअल फ्रीडम हो और हर एक व्यक्ति आजाद रहे, आजाद होकर घूमे, ठीक है। पांचवा पॉइंट, नेशन स्टेट। और इनका एक नेशन स्टेट लाने का भी आइडिया था। मतलब ये लोग चाहते थे कि एक ऐसा स्टेट हो जिसमें लोगों के बीच कॉमन कल्चर हो, कॉमन लैंग्वेज हो, कॉमन हिस्ट्री हो और कॉमन ट्रेडिशन हो। आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। हम सारे रेवोल्यूशनरीज के बीच सिर्फ एक रेवोल्यूशनरी को याद रखते हैं, ठीक है ना। सारे रेवोल्यूशनरीज को हम याद नहीं रखते, सिर्फ एक को याद रखते हैं, और जरूरी भी उसी को याद रखना है, और जिनका नाम क्या है, जोसेफी मैजनी, ठीक है ना। इनका नाम क्या है, जोसेफी मैजनी। इनके बारे में भी देख लेते हैं कि इनके बारे में क्या क्या पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, और क्या थे ये, तो ये भी हम जान लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं इनके भी पॉइंट्स। इटालियन रेवोल्यूशनरी, यानी कि जो मैजनी थे ये कौन थे, इटालियन रेवोल्यूशनरी थे। ये एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे। मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी नेम्ड एज कार्बोनेरी, यानी कि ये एक सीक्रेट सोसाइटी के क्या थे, मेंबर थे, और नाम क्या था, कार्बोनेरी, यानी कि ये एक सीक्रेट सोसाइटी के सदस्य थे। पॉइंट नंबर 3, फॉर्म्ड 2 सीक्रेट सोसाइटीज। इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, यंग इटली इन मैसेल्स, दूसरी यंग यूरोप इन बर्न, ठीक है ना। तो इन्होंने ये क्या बनाई, 2 सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म करी, यानी कि बनाई। चौथा पॉइंट नंबर 4, बिलीव्ड इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इनकी ये चाहत थी कि इटली एक अलग कंट्री हो, ठीक है ना।
जिसमें इटालियन लैंग्वेज हो, इटालियन कल्चर हो। तो ये उनकी क्या थी, एक तरीके से उनकी चाहत थी कि भाई इटली जो है ना एक अलग कंट्री होनी चाहिए, जिसकी लैंग्वेज भी अलग हो और उसका कल्चर भी क्या हो, अलग हो। तो ये था हमारा ये पूरा आज का वीडियो, जिसमें हमने आज का ये पार्ट जो है आप लोगों का 3 ये पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। तो आपने देखा कि काफ़ी कुछ आप लोगों ने इस पार्ट में सीखा होगा, समझ में आया होगा काफ़ी कुछ आप लोगों को, ठीक है ना। अब हम एक बार डेट्स की रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन ऑफ डेट्स। तो देखो 1789 से शुरू करते हैं हम। तो 1789 में क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। 1799 में क्या हुआ, नेपोलियन की एंट्री हो गई थी। 1815 एंड ऑफ नेपोलियन रूल, यानी कि 1815 में नेपोलियन का रूल खत्म हो गया एंड साइन ट्रीटी ऑफ वियना, और साथ ही साथ 1815 में साइन किया गया क्या, ट्रीटी ऑफ वियना। और किन किन लोगों ने किया, ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रशिया एंड ब्रिटेन। और 1834 में कस्टम यूनियन बनाया गया और जिसका नाम क्या रखा गया, ज़ोलवेरियन, ठीक है ना। तो ये था आप लोगों का पूरा पार्ट, जो कि है पार्ट नंबर 3, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों के सामने नया पार्ट लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी महसूस होती है या फिर आपको लगता है कि कुछ इसमें और भी चीज़ की जानी है इम्प्रूव, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो ये वाकई पसंद आया हो तो इस चीज़ को भी लेकर आप लोग कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना इस वीडियो को, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।